संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का चौथा भाग 4। पिछली चर्चा में हम लोगों ने पूंजीवाद के 2 मेजर फेलियर के बारे में चर्चा की। मैक्सिको फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1995 में हुई थी और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में हुई थी। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एक मेजर क्राइसिस थी जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा था। आज हम अर्जेंटीना की फाइनेंशियल क्राइसिस, 2001 के .com बबल बर्स्टिंग और 2007-8 के मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अर्जेंटीना फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हम लोग करते हैं। IMF और USA के दबाव में अर्जेंटीना में 1996 से फ्री मार्केट रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। सारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दिया गया, केवल कुछ बैंक्स को छोड़कर। शुरुआत में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन काफ़ी एम्प्लॉई ने अपनी नौकरी से हाथ धो लिया। जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी और प्राइवेटाइज हुआ, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन के साथ पॉलिटिकल करप्शन और प्राइवेट मोनोपोलीज इंडस्ट्री में बढ़ा। पॉलिटिकल करप्शन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, लो प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी और US डॉलर के एप्रिसिएशन के चलते देश में एक बड़ा रिसेशन 1998 के मध्य में आ गया। देश पब्लिक ऋण को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए दिसंबर 1999 में नए प्रेसिडेंट ने IMF से ऋण मांगा। 1999 में नई प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था और जो पब्लिक ऋण को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, सोवरेन जो है गारंटी जो दी हुई थी ऋण पर वो वापस नहीं होने की बात हो गई, सोवरेन डेट फेल्योर की बात हो गई, तो उन्होंने IMF से ऋण मांगा। IMF ने $7.2 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया, लेकिन नए स्ट्रिक्ट फिस्कल एडजस्टमेंट के कंडीशन के साथ। IMF के द्वारा फर्दर दिसंबर 2000 में $40 बिलियन के मल्टीलैटरल असिस्टेंस पैकेज के बाद भी कैपिटल फ्लाइट को अर्जेंटीना की सरकार मैनेज नहीं कर पाई। सोवरेन डिफ़ॉल्ट की बात आ गई और देश में बैंक्स ने पार्शियल डिपॉजिट फ्रीज अनाउंस कर दिया। एक बड़ा डिसीजन था। लोगों का पैसा जो है वो नहीं लौटाने की बात हो गई थी। 2002 के अंत तक GDP 20% श्रिंक कर गया, कम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट 25% से भी अधिक हो गया। पॉवर्टी 35.4% बढ़ गया। पूरे देश में पब्लिक अनरेस्ट फैल गया। ये थी अर्जेंटीना का एक मेजर इकोनॉमिक फेलियर। अब हम चर्चा करेंगे 2001 के .com बबल बर्स्ट की जो USA में हुई थी। .com इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता था। 1995 से 2000 के बीच USA में इन्वेस्टर्स ने इन .com कंपनियों में जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाने के लिए चक्कर में काफ़ी पैसा लगाया था। इस प्रॉफिट का होप लोगों में, वॉल स्ट्रीट के लोगों ने फॉल्स होप बना कर दिया था। इस बढ़ते हुए स्पेकुलेटिव मार्केट के चलते इन कंपनियों के इक्विटी शेयर के भाव बढ़ते गए। इस स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के कारण टेक्नोलॉजी सेंट्रिक नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स जो 1995 में 1000 से भी नीचे था, वो मार्च 2000 में 5400 के करीब हो गया। इतना जो है उसके इक्विटी शेयर में उछाल आया और तभी लोग उसमें पैसा लगाने लगे। इसे ही .com बबल कहा जाता है।
इसका कोलैप्स 1999 में ही शुरू हो गया था। इसे बबल इसलिए कहा जाता है कि ठोस धरातल पर ये सब नहीं जो है इसके दाम बढ़े थे, ये स्पेकुलेटिव मार्केट था और इसका कोलैप्स 1999 में ही शुरू हो गया। 2001 तक सारी कंपनियों का शेयर धराशायी हो गए। इस क्रैश के चलते आम लोगों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों करोड़ों डॉलर गंवाया। इस बबल बस्ट के चलते आम लोगों ने अपना हार्ड ओन मनी तो गंवाया ही, साथ में लाखों लोगों ने इस बंद हुए कंपनियों में नौकरी भी गंवाई। अब हम बात करेंगे 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। ये एक मेजर क्राइसिस थी। इसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहा जाता है क्योंकि इस क्राइसिस के चपेट में लगभग सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज आ गए थे। इसका इमीडिएट कारण यूएस हाउसिंग बबल का बर्स्ट होना था। रशियन ऋण क्राइसिस और 1997-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इन क्षेत्रों में लगे विदेशी फंडों का यूएसए में आना शुरू हो गया था। रसिया की फाइनेंशियल दुर्दशा के चलते वो यूएसएसआर तो टूट गया था 16-17 कंट्रीज़ में, तो वहाँ जो पैसा लगा हुआ था वो पैसा यूएसए में आना शुरू हुआ, जो बाहर से पैसा लगाया था। इससे यूएस में आम जनों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ गई थी। दोनों क्षेत्रों से पैसा आने के कारण इन्वेस्टमेंट वहाँ से आने लगा। इस बढ़े हुए ऋण ने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उछाल ला दिया। बैंक्स ने आम लोगों को इजी लोन मुहैया कराना शुरू कर दिया, जिससे हाउसिंग प्राइसेस बहुत बढ़ गए। जब कई लोग खरीदने लगे और हाउस कम है तो हाउसिंग प्राइसेस बढ़ेंगे ही। फंड के इजी अवेलेबिलिटी के कारण बैंक के पास पैसा, इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा था, तो बैंकों ने घर के लिए, क्रेडिट कार्ड के द्वारा गाड़ियों की खरीद के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी बिना लोगों की क्रेडिबिलिटी देखे लोन बांटना शुरू कर दिया। बैंक्स के एग्जीक्यूटिव की इफ़िशियंसी इससे तय होने लगी कि किसने कितना ऋण दिलवाया है। क्रेडिट वर्थिनेस नेपथ्य में चला गया। हाउसिंग और क्रेडिट बूम के कारण बैंकों और वॉल स्ट्रीट ने कुछ फाइनेंशियल एग्रीमेंट, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ और कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन शुरू किए, जिनका वैल्यू मॉर्गेज पेमेंट और हाउसिंग प्राइसेस पर निर्भर था। इन्हीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दुनिया के इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस ने यूएसए के हाउसिंग मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हाउसिंग प्राइसेस और इनसे रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिफिशियली हाई प्राइस पेपर थे, जो .com बबल पे हुआ था। 2006-07 में इनके दाम गिरने शुरू हो गए, तो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और शेयर्स के भी प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। हाउसिंग प्राइसेस, मॉर्गेज लोन भी कम हो गए। जो घर के दाम थे, हाउसिंग प्राइसेस मॉर्गेज लोन से कम हो गए। अब मॉर्गेज लोन का कोई मतलब ही नहीं रहा। होम इक्विटी में कंज्यूमर का उस समय $4.2 ट्रिलियन का वेल्थ धन डूब गया। $4.2 ट्रिलियन। फिर यह डिक्लाइन दूसरे इक्विटी में भी आ गया, फैल गया। 15 सितंबर 2008 को एक मेजर घटना हुई। इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। इस बड़े बैंक के फेल्योर ने एक इंटरनेशनल बैंकिंग क्राइसिस की शुरुआत की। दिस क्राइसिस वाज फॉलोड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न, द ग्रेट रिसेशन। यूरोपियन डेट क्राइसिस इमीडिएटली फॉलो किया। यूएसए गवर्नमेंट ने इमीडिएटली $750 बिलियन का बैंक्स के लिए बेल आउट दिया, जिससे और बैंकों ने किसी तरह अपना क्रेडिट वर्दीनेस बचाया। इस क्राइसिस ने केवल यूएसए के आमजनों का $11 ट्रिलियन की संपत्ति समाप्त कर दी। $11 ट्रिलियन, 11 लाख करोड़ डॉलर। इसका नतीजा क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ा। करीब 5 मिलियन लोगों ने यूएसए में अपना घर खो दिया। यह सब हुआ वॉल स्ट्रीट के रेकलेस एंड एग्रेसिव ट्रेडिंग के कारण। तो ये कहानी थी कुछ
पूंजीवाद के फेलियर की, जहां आम जन के हित की बात नहीं करते हुए इन लोगों ने आम जनों के पैसे को भी शेयर बाजार में लगवाकर और उसे लुटवा दिया।